कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को चंचल वर्मा का नमस्कार। सोनाली, आपको भी नमस्कार। सभी सखियों, सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। और चंचल, आपको भी बहुत सारा प्यार और नमस्कार। क्या बात है। और मुझे ना ऐसा महसूस हो रहा है जैसे स्टूडियो में एक निर्मल, कोमल, चंचल एहसास हो रहा है। और भाई, हमारी जब सोनाली सखी हो तो बिल्कुल सोने सा लगता है हमारा कि बहुत समय भी हमारा कीमती है, और सोने से जैसे कीमती सोना भी होता है, और सोने से कीमती हमारी सखी हमारे सामने बैठी हैं। क्या बात। और बिल्कुल सुनहरी खिलखिलाती हुई। और जैसे देखिए ना कि अब हम बाहर मिलते हैं, बरसों से मिलते हैं, पर स्टूडियो में आमने सामने बैठने का, बातें करने का एक अलग ही आनंद होता है ना। साथ मिलकर ये बातें आज हम हमारे सुनने वालों से भी करेंगे। तो क्या बातें करेंगे ये तो बताना जरूरी है। ये बताना बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि ये कार्यक्रम जो है ना, ये हम दोनों का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि सारी हमारी सखियों का, सहेलियों का, श्रोताओं का ये कार्यक्रम है। यानी कि अगर मैं कहूँ मेरा प्रोग्राम है तो नहीं, आप कहें मैं, तो ये वाला नहीं। इसमें मैं की बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब मैं होता है तो उसमें आ जाता है अहंकार, है ना। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है, तो इस विषय पर ही हम बातें करेंगे। मैं ही मैं हूँ, ये ना बहुत सारे लोगों का आदत होती ना कि बस मैं हूँ, मैं करते हैं ना, कि ये जैसे ये दुनिया उन्हीं के बदौलत चल रही है, ये सृष्टि जो है उन्हीं के बदौलत चल रही है, घर में भी उन्हीं की चलती है। मैं तो ये बात है, मैं ही मैं हूँ। और ऐसे लोगों को लगता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे आगे कोई कुछ है ही नहीं। तो बिल्कुल हमारे जो सुनने वाले हैं उन्होंने बहुत सारे अपने संदेश भेजना शुरू कर दिया है इस विषय पर। और भी लिखकर भेजे कि आपको क्या लगता है, आपके भी इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ मैं हम कहते हैं, और जिनके हम के कारण एक तो वो कभी कभी हंसी के पात्र भी बन जाते हैं, या फिर वो भारी भीड़ में अकेले भी महसूस करते हैं खुद को, है ना। तो विस्तार से बात होगी जी। कई बार हमारी नींद भी उड़ जाती है ना, कोई बहुत मैं करता रहे तो। जी हाँ, मैं आपका इशारा समझ गई, क्योंकि हल्की फुल्की बातें इस विषय में हम बात करेंगे। उफ ये खर्राटे, और हमारे श्रोताओं ने भर भर के कमेंट्स लिखे हैं इस विषय में। नींद उड़ाने वाले खर्राटे भी होते हैं। मेरा इशारा इसी तरफ था। जी। और आज मंगलवार को हम भारत के धरोहर स्थल की जानकारी देते हैं। उसमें आज हमने चुना है फतेहपुर सीकरी। बड़ी खूबसूरत जगह है, बहुत सुंदर जगह है, आगरा के नजदीक ही है। तो वहां भी हम लेके चलेंगे हमारे सारे सखियों को, श्रोताओं को। बिल्कुल। इसी धरोहर में आगरा की जो और जगह है, आगरा का किला है, ताजमहल है, उनके बारे में तो श्रोताओं ने जान लिया। और आगरा जब जा ही रहे हैं तो फतेहपुर सीकरी के बारे में भी जानेंगे। तो पहले एक गाना सुन लें, प्यारा सा गीत सुनवाते हैं।
बहुत सुंदर गाना था सोनाली। और तुमने देखा है ना कि कुछ लोगों की बातों में होता है सिर्फ मैं या हम, इन्हीं चीजों का जिक्र बहुत ज्यादा होता है। और इस प्रकार के जितने भी भाव हैं ये दिखाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति में अहंकार कितना ज्यादा है। जैसे कहते हैं ना कि हम जो है ना उसमें अहम छुपा होता है। और ये लोग ना कभी कभी अपनी वाणी के माध्यम से, कभी अपनी पद प्रतिष्ठा या रुपए पैसे को लेकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का इतना ज्यादा प्रयास करते हैं कि उनकी बातों में सिर्फ और सिर्फ मैं ही मैं नजर आता है। और जैसे तुमने भी कहा ना कि हम में अहम दिखाई देता है और अहंकार भी दिखाई देता है, और ये एक दुर्गुण की निशानी है। और इसे हम मनोविकार भी कह सकते हैं एक तरीके से। और इन चीजों के प्रभाव ऐसे होते हैं ना कि बहुत नेगेटिविटी या नकारात्मकता इन चीजों में नजर आने लगती है। सच कहा आपने। और जो अहंकारी लोग होते हैं ना वो खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, और उनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं ना उन लोगों को वे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, जिसके कारण वो किसी के ना ऐसा होता है कि इसके नुकसान भी बहुत है, किसी के वे करीब ही नहीं बन पाते। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई जब मैं ही हूं तो वो किसी को करीब आने भी नहीं देते। और ऐसे लोगों को फिर लोग थोड़ी बार एक आध बार उनके साथ बैठेंगे बतियाएंगे, लेकिन जब लोग भाप जाते हैं कि ये अपने आगे हमारी कहीं गिनती ही नहीं करेंगे तो उन लोगों के साथ में उठना बैठना, उनके संपर्क में आना कम पसंद करते हैं, उनसे एक दूरी बनाना वो पसंद करते हैं, यानी निग्लेक्ट करने लगते हैं उन्हें। और अहंकारी व्यक्ति अच्छी लोगों से वंचित रहकर आगे चल के एकाकी जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं ना। यानी कैसे होता है कि जब वे पद पर हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं, तो उस वक्त तो लोग ठीक है हाँ उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं, पर जब वो पद से दूर हो जाते हैं उस वक्त उन्हें बहुत ऐसा महसूस होता है कि अब मेरे पास कोई नहीं है, मेरे इर्द गिर्द कोई नहीं है। तो ये सम्मान या जो भी चीजें थी वो उस पद की थी, उनकी नहीं थी। जो हम कमाते हैं, अपनी जो कमाई है वो यही है कि लोग खुद से हमें कितना अपने आप सम्मान देते हैं। उस वक्त हमारे पास कोई आर्थिक स्थिति हमारी बहुत मजबूत हो ना हो, हमारे पास कोई पद हो ना हो, हमारे पास कोई रूप गुण सौंदर्य हो ना हो, वो सिर्फ हमारी जो एक कहते हैं ना कि अंदर की सुंदरता, भीतरी सुंदरता, हमारा व्यवहार, हमारा बर्ताव होता है, मिठास होती है हमारी, जो हमें लोगों से बांध कर रखती है, मन मोह लेती है ना। जी। और कभी कभी ऐसा होता है ना चंचल की इस आदत के कारण ये लोग ना हंसी का मात्र भी बन जाते हैं। कि जैसे ही वो आए ना कि लोग धीरे धीरे बोलते हैं कि देखा अब मैं शुरू हो जाएगी। और ये खुसरो फुसरो शुरू होती है, कानाफूसी शुरू हो जाती है। अहंकारी लोग जो है वो हमेशा असंतुष्ट से रहते हैं, क्योंकि बात तो यही है ना कि उनको लगता है जो मैंने किया वो ठीक है, सामने वाले ने ठीक नहीं किया, इसलिए वो सामने वाले के किसी भी काम से कभी संतुष्ट हो नहीं पाते। और इसी कारण से उनकी जो मानसिक अवस्था है तो वो भी बिगड़ी हुई सी रहती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है मेरी बात नहीं मानी, मेरा सुना नहीं माना, मैंने ऐसा कहा और ये तो ऐसा कह रहे हैं। और इन चीजों को लेकर वो बड़ा सारा तनाव अपने ऊपर ले लेते हैं और मानसिक समस्याओं को खड़ी करते रहते हैं और हमेशा फिर इस चीज का सामना करते रहते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं ना वे दूसरों से मदद लेने में भी झिझकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें सामने वाले को शुक्रिया कहना पड़ेगा जो ये कहना नहीं चाहते। क्योंकि कभी ये जो अहंकारी लोग होते हैं ना, कभी किसी की तारीफ नहीं करते, कभी किसी को शुक्रिया नहीं कहते हैं, है ना। बिल्कुल खुलकर दिल खोल के बात भी नहीं करते हैं। लेकिन हम दिल खोलकर बात भी कर रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं और बातें करते करते घड़ी इशारा कर रही है कि एक छोटा सा अंतराल लेने का समय हो गया। तो लेते हैं एक ब्रेक। हाँ, तो हमारी बातों के बीच में एक छोटा सा ब्रेक आ गया ना, तो ब्रेक खत्म हुआ। और बताओ क्या कह रही थी तुम? भाई मैं की ही बातें चल रही थी। मैं, हम, अहम और इस अवगुण का आत्म अवलोकन कर जल्दी से इस अवस्था से बाहर निकलने का हमें प्रयास जरूर करना चाहिए। और इस एहसास को कभी भी ना भुलाएं कि हमें किसने जन्म दिया, हमें किसने पाला पोसा। इस ब्रह्मांड में मैं एक छोटा सा जीव हूँ, यानी यहाँ आपको बहुत छोटा समझना है, मैं बड़ा हूँ ये नहीं समझना है। वैसे चंचल, अहंकार से मुक्त होना बहुत कठिन काम होता है, पर अगर हम दृढ़ संकल्प ले तो कोई काम मुश्किल नहीं है। और ये मुश्किलें आसान तब हो जाती हैं जब बिल्कुल बच्चों की तरह छोटे मासूम से हम हो जाते हैं, उनकी तरह जीने की कोशिश करते हैं।
मतलब कोई घृणा, अहंकार, ऊंच नीच, नफरत, ये भाव ही हमारे मन में नहीं आते, क्योंकि बाल मन जो होता है वो ऐसा ही होता है। और बच्चों की तरह जीने की हमें कोशिश जरूर करना चाहिए। एक कोशिश हम और कर लें कि गाना सुन लें। सुन लें गीत। मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्तों से कारवां तक, इस ज़मीं से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्तों से कारवां तक, इस ज़मीं से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं।
मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हमारे श्रोताओं ने भी लिखकर भेजे हैं। तो बताओ सोनाली, क्या लिखा है? हमारे एक साथी लिखते हैं, ये एक प्रसिद्ध कहावत है जिसका अर्थ है कि जब किसी को माया यानी धन पद प्रतिष्ठा की हवा लग जाती है तो उसे ना तो दवा की जरूरत होती है ना ही दुआ की। यह कहावत माया के प्रभाव को दर्शाती है और यह बताती है कि जब कोई व्यक्ति माया के प्रभाव में आता है तो अपने आप में इतना मग्न हो जाता है उसे किसी और चीज की जरूरत ही नहीं रहती। यह कहावत अक्सर तब उपयोग की जाती है जब कोई व्यक्ति अपने धन पद या प्रतिष्ठा के कारण अहंकारी या आत्ममुग्ध हो जाता है। बिल्कुल सही बात लिखी है। और एक और बात हमारे श्रोता ने लिखी है, ये लिखती हैं कि मैं क्या कहूँ, मैं ही हूँ, लेकिन इसमें बहुत कुछ छिपा है। हमारी योग्यता, हमारी सहनशीलता, करुणा, दया, प्रेम, वो सारे मनोवांछित गुण जो हम में कमोबेश हैं ही, लेकिन इन सब के साथ जब अहंकार कहीं से प्रविष्ट हो जाता है तब हम स्वयंभू बन जाते हैं और ये अवस्था बहुत ऊंचाई की, लेकिन वो हमें पतन की ओर ले जाती है। बहुत सही बात लिखी है। बहुत सही बात लिखी है। हमारे एक साथी लिखते हैं, मैं ही मैं हूं ऐसे लोगों से व्हाट्सएप पर पाला पड़ जाता है जो इतना ज्ञान देते हैं और साथ में उन्होंने जो बोल दिया भेज दिया समझो पत्थर की लकीर है। वो ये मानने को ही तैयार नहीं कि जो सामने वाला बोल रहा है वो भी सही हो सकता है। मैं तो बहुत जल्दी उनसे दूरी बनाती हूँ हाथ जोड़कर। सही बात है ना। ऐसे लोगों से दूरी बनाना हर कोई पसंद करता है। आप कि अपनी कोई वहाँ वजूद नहीं रह जाता, अहमियत नहीं रह जाती, तो हमें भी लगता है कि भाई हम बार बार उस व्यक्ति के साथ में क्यों उठे बैठे हैं या उनके साथ हम कहीं क्यों जाएं। यानी हम उनके साथ में ना खुश नहीं महसूस करते या आनंदित नहीं महसूस करते, हमें तकलीफ होती, घुटन होती, तो ऐसा लगता नहीं भाई चलो यहाँ से बस इन्हें रहने दो यहीं पे। एक हमारे साथी लिखते हैं, मैं ही मैं हूँ ये अहंकार करने के बदले मुश्किल परिस्थिति में किसी के दुख दर्द का कम करने के लिए हम उसे इतना बोल देंगे कि मैं हूं ना, तब उनके दिल को बड़ा सुकून मिल सकता है, एक लाठी जैसा सहारा मिल जाएगा, उसके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। यानी इन्होंने कहा है कि भाई मैं ही मैं हूं के बदले ये कहना है कि मैं हूं ना, अगर हम इस शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो सचमुच एक बहुत बड़ा संबल का काम करता है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैं जो है इसको तो कोई विषय में बांध ही नहीं सकता, ये इतना विशाल है मैं है, लेकिन यहीं पर अपने श्रद्धा और विश्वास के बल पर लोगों ने उसे बांधा है। फिर कभी कभी तो वो स्वयं ही लोगों के स्नेह परक भाव को देखे बिना किसी दाम या बिना मोल के ही उस स्नेह के दाम से बंध जाया करते हैं। माँ यशोदा ने ऐसे ही दाम से त्रिलोक के मोहन कन्हैया को ओखल में भी बांध लिया था। ऐसा ये अपना मैं हुआ करता है, यानी कि यहाँ मैं नहीं होता। क्या बात है, बहुत सुंदर। एक हमारे साथी लिखते हैं, जिधर भी मैं देखूं उधर मैं ही मैं हूँ, मेरी कहानी मेरी जिंदगानी भी मैं हूँ। ऐसे सोचने वाले स्वार्थी अहंकारी कहलाते, संकट समय मैं हूं ना कहकर मदद करने वाले परोपकारी माने जाते हैं। मैं ही मैं कहकर जो अपने साथ सभी को यश शिखर की ओर ले जाते हैं वह आत्मविश्वास का प्रतीक बन जाते हैं और हमारी अस्मिता कौन सा रूप धारण करे हम पर निर्भर करता है। मैं ही हूँ, कुछ लोगों की आदत तो होती है कि वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। अरे मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कुछ लोगों की बहुत सी ऐसी आदतें होती हैं, लेकिन ये बात अच्छी नहीं है। आपको अपने अलावा दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। हर समय मैं ही मैं की माला नहीं जपनी चाहिए। कभी किसी और के बारे में भी सोचना चाहिए। जिनकी आदत है उसे ये तत्काल छोड़ देना चाहिए। ये लिखा है हमारे एक श्रोता ने। और हमारे एक साथी ये भी लिखते हैं कि मैं ही मैं हूँ, अहंकार और स्वाभिमान में एक पतली रेखा का फर्क होता है। मैं ही मैं हूँ में अहंकार आ जाता है, अहंकार विनाश की ओर ले जाता है। मैं भी हूँ में स्वाभिमान होता है। सबको साथ लेकर चलने में सबका विकास होता है, प्यार भी विश्वास भी बना रहता है। किसी के विकास की रेखाओं को मिटाने की अपेक्षा अपनी रेखाओं को बढ़ा कर लेना चाहिए। सबका साथ सबका विकास की भावना जागृत होना चाहिए। जैसे प्लेट में रखा हुआ गुलाब जामुन स्वाद नहीं देता, जैसे मुंह में अकेली जीभ स्वाद नहीं देती, जब दोनों का मिलन होता है तभी हमें गुलाब जामुन का स्वाद आता है। इसी तरह एक दूसरे के बिना जीवन का आनंद ही नहीं आता, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। ऐसे ही अगर कार्यक्रम में गीत ना हो तो भी आनंद नहीं आता। रेशम की डोरी रेशम की डोरी कहाँ जय हो निंदिया चुरा के चोरी चोरी रेशम की डोरी हो रेशम की डोरी हो कहाँ जय हो निंदिया चुरा
पीपल की छैया। मजा आए मैं मनाऊं और तू रूठे, और तू रूठे कोठे पे यारी है, कोठे पे यारी। तेरे नाम कर दूं जिया ले आ पटवारी। कैसा पटवारी हो, कैसा पटवारी, ये तू मेरा मैं तेरी, ये तो जाने दुनिया सारी। कैसा पटवारी हो, कैसा पटवारी। पर्वत पे झरना हो, पर्वत पे झरना, कोई सुन लेगा चुपके चुपके बातें करना। कोई सुन लेगा चुपके चुपके बातें करना। प्यार किया तो बदनामी से क्या डरना, क्या डरना। कुर्ता मलमल का हो, कुर्ता मलमल का, आज तो जाती हूँ मैं ले ले वादा कल का। कुर्ता मलमल का है, कुर्ता मलमल का। कल का भरोसा क्या भरोसा नहीं पल का। कुर्ता मलमल का है, कुर्ता मलमल का। सोनाली, गीत बहुत सुंदर था और मैं की बहुत सारी बातें हुई। इन बातों को थोड़ा सा हम और करेंगे, लेकिन लेते हैं अभी एक छोटा सा अंतराल। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। अंतराल के बाद सखियां फिर से हाजिर हैं और बहुत सारे कमेंट्स लेकर। हाँ, तो हमारे एक साथी लिखते हैं, मैं शब्द पर सभी ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे, पर हम तो बस इतना ही कहना चाहेंगे, हम सब आपके साथ हैं। तभी हम, जब हम सबके साथ हैं तब हम अच्छे इंसान हैं। अकेले में तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जो हम सब मिलकर कर सकते हैं वो सिर्फ अकेले में शायद ना कर पाऊं। इसलिए मैं हूं, सबके साथ हूं, उससे मेरा सम्मान बढ़ जाता है और सबके अच्छे काम को अहमियत देना बहुत जरूरी है। ईश्वर की कृपा है तो मैं हूं। ये बहुत सुंदर बात लिखी है। कभी कभी ऐसा होता है ना चंचल, कि एक बार मैं एक परिचित के घर में गई और उनकी बहू ने इतनी सुंदर सब्जी
सब्जी बनाई, बहुत स्वादिष्ट थी। तो सब लोग तारीफ करने लगे कि सब्जी कितनी अच्छी बनाई है, कितनी टेस्टी बनाई है। तो ससुर जी जिनका एकदम अहंकार जग गया, हाँ। और उन्होंने कहा कि 10 जगह से ढूंढ ढूंढ कर मैंने ये सब्जी लाई है, तब इतनी अच्छी बनी है। यानी कि वे दूसरों को क्रेडिट देना ही नहीं चाहते। इस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं ना। जी, ऐसा ही हाल ही में मेरे साथ हुआ। अभी होली की छुट्टियों में हम भी कहीं घूमने चले गए, और हम जिन जगहों पर हम घूमने गए थे वहां हमारे साथ में जो एक परिचित व्यक्ति थे, शायद वो पहले उन जगहों पर आ चुके थे, और जब भी हम किसी जगह, हाँ मैं तो यहाँ आ चुका हूँ, मैंने ये देखा है, मैंने ये भी देखा है, और जब हम उनसे थोड़ी मदद लेने की कोशिश करते कि भी हमारे लिए ये जगह नई है, कुछ हमारी मदद करें या हमें कुछ और बताएं, तब वो पीछे हो जाते, नहीं मैं तो इतने साल पहले आया था। यानी उन्हें कहते हैं कि जैसे आपने कहा कि हंसी के पात्र भी बन जाते हैं, हाँ। ऐसा ही कुछ हुआ उनके साथ भी, और बाद में हम हर जगह, हाँ आप तो यहाँ पहले आ चुके हैं, हम उनके साथ देखकर ऐसा ही कुछ कर रहे थे। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि मैं शब्द जब जब किसी के जीवन में आता है, तब तक व्यक्ति की मानसिकता संकीर्ण हो जाती है और व्यक्ति स्वयं को सर्वे सर्वा समझने लगता है। फिर उसे दीपक तले छिपा अंधेरा नहीं दिखता है। बिल्कुल मैं स्वयं का ये उसे शराब की भांति है, जो इसे पीता है वह समझता है नशा दुनिया को चढ़ा है, मुझे नहीं। मैं जिस व्यक्ति में घुसता हूँ वही दूसरों को तुच्छ समझने लगता है और स्वयं को श्रेष्ठ, और यहीं से विनाश शुरू हो जाता है, सीखना बंद कर देता है। जैसे फिर यह नदियों की तरह ना बहकर तालाबों सा रुका पानी हो जाता है। और ऐसा ही एक बड़ी अच्छी सी बात हमारे श्रोता ने लिखी है कि मैं शब्द ही अहंकार का मूल है। जान अहम ओम से ज्यादा हो तब विनाश समझो। स्वयं में आप हैं ही कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। जब इसका ही पता नहीं है तो मैं का अर्थ क्या रह जाता है। इंसान सिर्फ अपने कर्म कर सकता है, फल उसके अधीन नहीं है। आप सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करते रहिए, फिर जो होगा अच्छा ही होगा। हमारे एक साथी लिखते हैं, मैं ही सही हूँ, यह अहंकार को दर्शाता है। अहंकार और आत्मविश्वास में अंतर तो स्पष्ट होता है, उसमें अस्पष्टता जैसी कोई बात ही नहीं होती है। जहाँ अंतर स्पष्ट हो वहां पर समानता कैसे, उसी प्रकार यहाँ भी कोई समानता नहीं, क्योंकि दोनों के मायने अलग है। एक आत्मविश्वास से पोषित है तो दूसरा अहंकार से भरा हुआ है। सही बात है। असल में मैं का इस्तेमाल हमारे शरीर की जरूरत के बारे में किया जाता है। हम शरीर को ही सब कुछ मान बैठे हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा, मैं वैसा। हमारा खुद को ये मानना ही अहंकार है। मुझ पर, मेरा, मेरे साथ, मैं ही, ये सब शरीर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये लिखकर भेजा है हमारे एक श्रोता ने, और बिल्कुल सही बात है। तो ये बातचीत तो जारी रहेगी। एक गाना सुनते हैं? जरूर सुनवाएंगे, और हम भी सुनेंगे। रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास, कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास, कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए,
अकेली है, बुझ गए दिए आके मेरे पास, कानों में मेरे जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। हाय हाय। क्या बात है चंचल, उबासी ले रही हो? क्या नींद आ रही है? नहीं, नींद भाई उबासी का मतलब ही होता है कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, और मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। क्या हुआ? भाई घर में या तो हम कहीं मेहमान बनकर जाएं या हमारे घर पे कुछ मेहमान आ जाएं, और दूसरी बात कि हम किसी ऐसी जगह जाएं जहां बहुत सारे लोगों के साथ हमें सोना पड़ जाए। तो अब इनमें से ही कोई एक बात मेरे साथ भी हुई है। जब बहुत सारे लोग आपके साथ होते हैं तो हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हो जाके नींद में खलल डाल दें। यानी आपके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है ना? हाँ, वो खलल डालने वाली चीज क्या हो सकती है, आप समझ सकती हैं? खराटे। और फिर इतने अलग अलग सुर आते हैं ना। हाँ। कभी वो पंचम स्वर में होता है, तो कभी निषाद में होता है, कभी गंधर्व में होता है, कभी रुक रुक कर होते हैं, तो कभी लगातार होते हैं। बड़े अनोखे अजीब होते हैं खराटे। हमारे एक साथी ने लिखा है कि भाई खराटे के जो है खराटे, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। खराटे एक आम समस्या है जो कई लोगों को प्रभावित करती है। यहाँ खराटे के बारे में जानकारी दी गई है। ये एक प्रकार की आवाज है जो नींद के दौरान नाक और गले के माध्यम से हवा के प्रवाह के कारण होती है। ये आवाज अक्सर एक गहरी और कर्कश ध्वनि के रूप में सुनाई देती है। इसके बहुत सारे कारण इन्होंने लिखकर भेजे हैं, जैसे नाक और गले की समस्याएं, वजन अधिक होना, नींद की समस्याएं, धूम्रपान और शराब। और खराटे के उपचार इन्होंने लिखे हैं कि भाई वजन कम कीजिए, नींद की समस्याओं का उपचार लीजिए, और नाक और गले की समस्याओं पर उपचार लीजिए, और धूम्रपान और शराब का त्याग कीजिए। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है, शीर्षक आपने भले ही हल्की फुल्की बातें लिखा हो, लेकिन खर्राटे कभी हल्के फुल्के नहीं होते। कुछ लोग इतने जोर जोर से खर्राटे लेते हैं कि पास में सोया व्यक्ति क्या पड़ोस वाले भी नहीं सो पाते। ऐसे ही एक बार रेल यात्रा के दौरान हमारे साथ भी हुआ। किसी एक डब्बे में हमारे साथ नीचे बर्थ पर मैं और मेरी पत्नी थे, और ऊपर की बर्थ पर 2 अलग अलग यात्री थे। ऊपर सोए एक यात्री ने जो जोर जोर से खर्राटे भरने चालू किए तो बस हमारी नींद रह रह कर टूटती रही। अब रेलवे के नियमों में यात्रियों को परेशान करने वालों के कारण जेल में सजा का प्रावधान तो है, मगर खर्राटे भरने के लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं है। क्या बात, क्या बात। हमारे एक साथी लिखते हैं कि भाई खराटा, ये खराटा फिलहाल हम अपने श्रीमती जी को ही लेते हैं। जब हम युवा रहे तो खराटे तो नहीं आते थे, लेकिन अब बुढ़ौती में इनको भी खराटा लेते सुनता हूँ। गनीमत यह है कि अब हम अलग अलग सोते हैं, लेकिन अब इसे कैसे माने कि प्रौढ़ और बुजुर्ग को ही होता है, क्योंकि हमारे दूसरे बेटे को भी खराटे की आदत है, जो 30 की उम्र का होगा। माँ तो कभी खराटे लेती नहीं थी, हाँ पिताजी खराटे लेते थे। खराटे के बारे में जो डॉक्टर लोग बताते हैं कि वे श्वास नली में कुछ अवरोध सोते समय गले में आने से सांस आने जाने में रुकावट आती है, तो सांस कुछ अंतराल से आती है, तेज आवाज नाक से निकलती है, मुंह से भी निकलती है। इसे खास विकार तो कुछ लोग नहीं कहते, लेकिन कुछ लोग इसे विकार भी मानते हैं। ये अनुवांशिक नहीं है, क्योंकि हमें खराटे नहीं आते। अरे वाह, आपको खराटे नहीं आते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि खर्राटे लेना कोई बीमारी नहीं है, हालांकि ये किसी गंभीर नींद के विकार का संकेत हो तो सकता है। अगर आप लगातार और जोर से खर्राट ले रहे हैं तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। और सही बात है, ये बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसका उपचार कराने की कोशिश करते हैं। कई बार कुछ देसी नुस्खे आजमाते हैं, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को नाक में सोते समय घी डाल लो तो खर्राटे नहीं आएंगे, या कुछ लोग पिन लगा लेते हैं। हालांकि इन चीजों से खर्राटे बंद नहीं होते हैं। जब आप बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं तो कई बार हमें ये एहसास ही नहीं होता कि कोई आवाज हमारे मुंह से निकल रही है, और
कुछ श्रोताओं ने लिखा भी है ना कि वजन बढ़ने के बाद में या उम्र बढ़ने के बाद में समस्याएं शुरू हो सकती हैं। जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, युवा अवस्था में होते हैं, तब इससे 2-4 कम होना पड़ता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ में या वजन बढ़ने के साथ में कोई और अन्य शारीरिक समस्या होने के साथ में ये चीजें जुड़ जाती हैं हमारे साथ। और मजे की बात ये है चंचल कि ना जो खराटे भरते हैं ना, वो मानते ही नहीं कि मैं खराटे लेता हूँ। हाँ, बहुत सारे लोग तो उनको सबूत देने के लिए आजकल जब से मोबाइल में वीडियोस आने लगे तो उनके वीडियो बना के उन्हें सुनाया जाता है, तो उन्हें देखकर भरोसा ही नहीं होता कि ये हम हैं जो इतनी जोर से खराटे ले रहे हैं। वैसे एक साथी लिखते हैं, खराटे एक आदत है जो बहुत सारे लोगों में होती है, यदि इस पर कंट्रोल नहीं किया तो आगे चलकर बीमारी का रुख ले सकती है। खराटे बहादुर खुद आराम से सोते हैं, लेकिन अड़ोस पड़ोस के लोगों को कोसते हुए जागते रहते हैं। इनके अड़ोस पड़ोस वाले घर वालों को इसकी आदत होती है, लेकिन जब ट्रेन में सफर करते हैं तो ऐसे लोगों से बाकी पैसेंजर परेशान होते हैं। ये नुस्खा है कि ऐसे लोगों की नाक दबाने पिटाई कर देगा वो, अगर बहुत थका हुआ होगा, परेशान होगा, उसकी नाक दबाने जाएंगे तो जैसे हमारे श्रोता ने भी लिखा है ना कि भाई जेल में अगर बिना टिकट यात्रा किया तो उसके लिए सजा का प्रावधान है, लेकिन खराटे अगर आपका कोई सहयात्री ले रहा है तो उसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है। थोड़ा आप ही को समझ कर लेना पड़ेगा कि उनके साथ में आप सामंजस्य बिठा सकें जी। और ऐसा ही सामंजस्य में जैसे हमने कहा ना कि हमारे साथ भी होता है, हो सकता है हमें आदत हो हम किसी के घर मेहमान बनकर जाएं और हमें एक ही कमरा शेयर करना पड़े। कई बार हम दोस्तों के साथ जाते हैं और एक ही रूम ले लेते हैं, वहां हम बहुत सारे दोस्त जब एक साथ रुकते हैं, किसी को खराटे की आदत है और किसी की नींद बड़ी कच्ची होती है कि जरा सी आवाज से खुल जाती है, तो ऐसे लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ जाता है। और शादी ब्याह के घरों में जब एक ही कमरे में बहुत सारे मेहमानों को सुला दिया जाता है तो उस वक्त तो जिन्हें खराटों से नींद नहीं आती उनकी तो हालत बहुत खराब रहती है। एक हमारे साथी लिखते हल्की फुल्की बातें, उफ ये खराटे भाई ये भी आते हैं कि हमें तो एकदम ही पता नहीं चलता। जी हाँ, आपके बगल में सोने की तैयारी कर रहे होते हैं और आप सो रहे होते हैं तो उस वक्त जागने वाले को भली भांति पता चलता है, क्योंकि कभी कभी तो इस खराटे की वजह से केवल वो अपने सोने की तैयारी में ही रह जाता है और निंद्रा रानी तो उड़ चुकी होती है। जी हाँ, खराटे श्वास नली में हो रहे अवरोध के सूचक होते हैं और बीमारी के जनक भी होते हैं, इसलिए उनकी बातों को शिकायत में न लेकर समुचित निदान में आते हुए इसके उपचार पक्ष को देखते रहना भी आवश्यक है। हमारे एक श्रोता ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि भाई ईश्वर का धन्यवाद है हमें खराटे नहीं आते और हम रात को अजीब अजीब आवाजें भी नहीं करते, तो चलिए बहुत गनीमत है। आपने कह दिया है, पर आपके घर वालों से पूछना चाहिए कि खराटे आते हैं कि नहीं आते कि पता लगा कल को किसी ने आपका वीडियो बना लिया। हमारे एक साथी ने यह भी लिखा है कि उफ ये खराटे हल्की फुल्की बातें, इस खराटों से तो बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। मैं स्वयं परेशान हूँ, मैं खुद को खाते नहीं लेती, खुद खराटे नहीं लेती, लेकिन मेरे पिताजी जब सोते हैं तो कभी कभार नींद में ऐसी खराटे लेते हैं कि हम सबकी नींद खुल जाती है और सब उनको बोलते हैं कि आप खराटे ले रहे हैं, तब भी वो नहीं मानते कि हाँ मेरे खराटे से हम सबकी नींद पूरी हो। ऐसे लोग होते हैं। मेरी माता भी जब खराटे लेती है तब उनको सर्दियाँ जुकाम में के वक्त खराटे ज्यादा लेती है, ऐसा कहना चाह रही है। और बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आते जा रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि वाह क्या बात है, सब जाग रहे हैं, बढ़िया बढ़िया गाने सुन रहे हैं और यहाँ खर्राटे लिए जा रहे हैं। फिलहाल हम अपनी श्रीमती जी को ही लेते हैं। ये शायद हम पढ़ चुके हैं ना। जी जी, ये कमेंट्स हो चुका है। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि मैं अभी छोटी सी खराटे भरी झपकी लेकर उठकर यह कमेंट लिख रहा हूँ, खराटे सुनकर बाजू वाले की नींद भले ही उड़ जाए, उससे हमें क्या मतलब। खराटे मतलब दूसरों के लिए दुख रूप, खुद के लिए अच्छी पूर्ण नींद आने की सुख रूप की निशानी है। क्या बात है, ये नहीं कह रहे ये भी खराटे लेकर जो उठा है वो तो खुश रहता है कि चलो मैंने बहुत अच्छी नींद ले ली है, और उसके बगल वाले का क्या हाल है वो मालूम नहीं। तो चलिए अभी हमारे श्रोता जो इंतजार कर रहे होंगे गीत का, हमें नहीं मालूम कि उनकी क्या हालत हो रही, वो इंतजार कर रहे हैं। सुनते हैं जी।
वो एक दिल में दर्द दबाए। तो नींद बहुत सारे लोगों की उड़ चुकी है क्योंकि चाय का समय हो गया है भाई उनकी। लेकिन चाय पीने से पहले हम चलते हैं कहीं घूमने के लिए। चलते हैं फतेहपुर सीकरी। और भारत दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है जहां बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक जगह हैं सोनाली जिनकी कहानियां बड़ी अनोखी हैं और इनका अपना एक अद्भुत और महत्वपूर्ण इतिहास भी रहा है। जब इस इतिहास को हम जानते हैं तो हमारे मन में भी बिल्कुल रोमांच भर जाता है। और आज के इस ऐतिहासिक सफर में हम भारत के जिस शहर के बारे में अपने श्रोताओं से बातें करेंगे उसके हर कोने में कोई न कोई एक अलग कहानी छिपी हुई है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित फतेहपुर सीकरी की। फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को ने 1986 में विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया था। फतेहपुर सीकरी एक ऐसी ऐतिहासिक जगह है जो आगरा से लगभग 40-42 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर पश्चिम दिशा में बनी हुई है। इसे मुगल सम्राट अकबर ने 1571 में बसाया था और इसके बाद बादशाह अकबर ने इसे अपनी राजधानी भी बनाया। इतिहासकार बताते हैं कि 1571 से लेकर 1585 तक ये शहर जो है अकबर की राजधानी रहा। और यहाँ अकबर द्वारा बनवाए गए कई किले, दरगाह और अन्य स्थल मौजूद है जिसे देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं। फतेहपुर सीकरी में बनी सभी इमारतें मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई है। इनमें केवल कुछ हिस्सों में सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है और ये कृत्रिम झील के किनारे स्थित है। ये जगह भारत में मुगल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक मानी जाती है। बिल्कुल सोनाली, और ये ऐतिहासिक दृष्टि से फतेहपुर सीकरी जो नाम है इसका अरबी मूल से लिया गया है। इसका मतलब होता है जीत की नगरी। इसका इतिहास मुगल सम्राट अकबर की दूरदर्शिता की कहानी को भी बताता है। ये छोटा सा शहर पहले हुआ करता था फतेहाबाद, फिर 1572 में गुजरात विजय के बाद अकबर ने इसका नाम फतेहपुर सीकरी रख दिया जिसका मतलब विजयनगरी था। और इस शहर को सूफी संत ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में बनाया गया था। और फतेहपुर सीकरी 11 किलोमीटर लंबी किलेबंदी वाली दीवार से घिरा हुआ है जिसके बीच बीच में कई प्रवेश द्वार हैं। महान शहर के अवशेष, शाही महल परिसर, महान सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की सफेद संगमरमर की दरगाह और भव्य मस्जिद वास्तुकला की सुंदरता का ये नायाब नमूना है जिसे ताजमहल के बाद दूसरे स्थान पर माना जाता है। फतेहपुर सीकरी जो भी पर्यटक आते हैं वो इस जगह पर बनी जो मुख्य इमारतें हैं उन्हें देखने आते हैं। उस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है बुलंद दरवाजा का। ये जो दरवाजा है दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है और इसका निर्माण हुआ था 1602 में जिसे बादशाह अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। और ऐसा कहा जाता है चंचल कि इसके निर्माण में लगभग 12 साल लगे थे। और बुलंद दरवाजा लगभग 53-54 यानी 60 मीटर ऊंचा है और लगभग 35 मीटर चौड़ा है और इसमें 42 से ज्यादा सीढ़ियां हैं। यह दरवाजा अकबर के साम्राज्य में परिष्कार और प्रौद्योगिकी की ऊंचाइयों को दिखाता है। मतलब तकनीक उस समय भी थी, जो उस समय जो आर्किटेक्चर था कितना अच्छा हुआ करता था। ये चीजें जब पर्यटक जाते हैं वहां देखते हैं तब पता महसूस होते हैं। बिल्कुल। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में ही है और इसका निर्माण 1851 में पूरा हो गया था। यहाँ देश विदेश के श्रद्धालु आते हैं और बहुत से लोग तो यहाँ आकर अपनी मन्नत भी मांगते हैं, वहां मन्नत का धागा भी बांधते हैं। बुलंद दरवाजा के कुछ ही दूरी पर स्थित है बादशाह अकबर का महल। इसका हर हिस्सा बेहद खूबसूरत है जिसकी अपनी अलग
अलग कहानियां हैं। यहाँ पर है दीवाने खास, जो एक वर्गाकार इमारत है। यहीं पर अकबर अपने नवरत्नों के साथ विचार विमर्श करते थे। थोड़ा आगे जाएंगे तो फिर यहाँ दीवाने आम है, जहाँ बैठकर अकबर सम्राट अपनी जनता की परेशानियां सुना करते थे, शिकायतें सुनते थे और फिर न्याय किया करते थे। और इस महल का बहुत खास हिस्सा है ख्वाब महल, जहाँ उस समय दौरान नृत्य और संगीत की महफिलें लगती थी। ऐसा कहा जाता है कि इसी मंच पर तानसेन और बैजू बावरा के बीच संगीत कार्यक्रम का मुकाबला हुआ करता था। इस महल का बहुत आकर्षक और खूबसूरत हिस्सा है पंचमहल। पंचमहल का मतलब होता है 5 स्तरीय महल। ये एक 5 मंजिला महल है जिसके कुल 176 इसमें खंबे हैं और इन्हीं के सहारे पर यह इमारत खड़ी है। यहाँ हर खंबे पर अलग अलग तरह की कलाकृतियां बनी हुई हैं। अकबर की महारानी जोधाबाई का महल भी यहीं पर है। ये महल बादशाह अकबर की हिंदू रानियों का निवास स्थान था और यहीं इसके साथ अन्य रानियों के निवास मरियम महल और 9 महल भी बने हुए हैं। यहाँ पर हिरन मीनार है, जहाँ हिरन के सींगों की तरह दिखने वाले पत्थर मिलते हैं और नौबत खाना भी है, जो एक ड्रम हाउस है जहाँ मेहमानों के आने की घोषणा की जाती थी। फतेहपुर सीकरी के किले में बनी कुछ और आकर्षक जगह जैसे जामी मस्जिद, आंख मिचौली, ख्वाबगाह, शेख सलीम चिश्ती के पुत्र की दरगाह, अनूप तालाब, अस्तबल, मीना बाजार, टकसाल, दफ्तर खाना, कारखाना यानी अभिलेख कार्यालय और शाही कार्यालय, खजाना हमाम, तुर्किक स्नान गृह और अस्तबल, कारवा सराय, हकीम के क्वार्टर, दारोगा के क्वार्टर वगैरह शामिल है। और अगर आपको यहाँ जाना है तो भाई सबसे अच्छा मौसम होता है नवंबर से मार्च के बीच का, जो बहुत सुहाना होता है। यहाँ की टिकट भी बहुत मामूली सी है और जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए प्रवेश निःशुल्क है और सभी दिन यानी कि सोमवार से रविवार तक सूर्योदय से सूर्यास्त तक ये खुला रहता है। तो चले जी। जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में। सारे सहम नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं और दिल में कोई सी बातें हैं। ओ कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में। सफर फासले हैं फिर भी मगर जैसे मिलते नहीं किसी दरिया के दो किनारे। पास है फिर भी पास नहीं, हमको ये गम रास नहीं। शीशे की एक दीवार है जैसे दरमियां, सारे सहमे नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं। सोनाली घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि समय पूरा हो गया है, अब हमें लेनी है इजाजत। तो करते हैं नमस्कार चंचल वर्मा और सोनाली पाठक का नमस्कार। सखी सहेली
कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।